आपसे देखा होगा कि आपके साथी कुछ स्टूडेंट पढ़ाई तो आपके बराबर कर रहे हैं, आपके बराबर लिख के आ रहे हैं, मगर उनके नंबर ज़्यादा आते हैं और इतना ज़्यादा आते हैं, कई बार तो 10 से 15-20% तक का अंतर आ जाता है। पढ़ा एक है, बातों में वो आंसर बता रहे हैं, सेम बता रहे हैं, मगर ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और NLP प्रैक्टिशनर रूबरू हूँ आपसे एक बड़ा छोटा सा टॉपिक लेके और रिलेवेंट टॉपिक लेके। और टॉपिक का नाम है कि थ्योरी एग्जाम में नंबर कहाँ कट जाते हैं। थ्योरी एग्जाम में हम ऐसा क्या करें कि हमारे नंबर ना कटें, तैयारी उतनी ही और हम ऐसा कैसे करें कि हमारे 10 से 20% नंबर ज़्यादा आ जाएं। तक के 25 सालों के अनुभव से और एक जो माइंड का जो साइंस है उसका जो अनुभव है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो प्रैक्टिस है, उसके आधार पे ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। 7 पॉइंट हैं, अगर इन 7 पॉइंट पे हम फोकस करें तो हमारे नंबर कटेंगे नहीं और बेहतर हो सकते हैं। बहुत सिंपल से स्टेप हैं जिसको आसानी से कोई भी स्टूडेंट फॉलो कर सकता है। आपको पता है कि जब एग्ज़ाम में हम पेपर देते हैं तो टाइम की कमी सी फील होती है, ऐसे लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है। और उसमें अगर स्टूडेंट क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा है तो उसका टाइम एक्स्ट्रा जाएगा। और फिर एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो एग्जामिनर के पास तो क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पे आपको नो नीड टू राइट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन का नंबर डालना है या फिर आप आंसर नंबर डालें सिर्फ। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और वो समय आप किसी दूसरे क्वेश्चन को दे पाएंगे। देखा गया कि स्टूडेंट को जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको वो पहले करता है या फिर जो आ रहे हैं उसको पहले करता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आपका अपना मंतव्य हो सकता है। माइंड का साइंस क्या कहता है, तो कहता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं, जहाँ पे ABCD है, जहाँ पे 1 वर्ड हैं, जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको आप क्वेश्चन पेपर की सीक्वेंस में ही करें। जो नहीं आता है उसको खाली छोड़ दें या पॉसिबल आंसर है वो लिख दें, मगर ऐसा ना करें उल्टा सीधा, यानी कि 10 क्वेश्चन MCQ में पहले आपने 8वें का लिख दिया, फिर आप पहले का लिख रहे हो, फिर आपने 6ठे का लिख दिया, फिर आप 7वें का लिख रहे हो, फिर आप तीसरे का लिख रहे हो। ऐसे ना करें। ऐसे करने से, ऐसे लिखने से आपका जो माइंड का जो सीक्वेंस है, यानी कि एग्जामिनर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो एक एग्जामिनेशन हॉल में जो एक ओरा बना हुआ है, वो एक टेम्पो बना हुआ है, वो आपका डिस्टर्ब होता है। और आपका डिस्टर्ब होते ही आपका जो फ्लो है वो आपका टूट जाता है और आगे के जो बड़े क्वेश्चन है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए वो जो एक सीक्वेंस पेपर हमारे सामने, उसके साथ साथ हम चलते जाएं। नेवर ट्राई टू मेक एग्जामिनर, यानी कि एग्जामिनर को बनाने की कोशिश ना करें, यानी कि कन्फ्यूजिंग राइटिंग ना लिखें। जैसे पेन तक इस प्रकार से लिखें कि एग्जामिनर को समझ में ना आए, ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो जो भी आंसर लिखें वो क्लियर लिखें, एकदम साफ साफ लिखें। राइटिंग आपकी कैसी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कंटेंट है आंसर में ना उसका फ़र्क पड़ता है। उसको बहुत साफ साफ लिखें, एक स्पेस दे के लिखें। जो एक आंसर बुक आती है ना, वो बहुत सोच समझ के डिज़ाइन की गई है, कहीं कमी नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी आंसर बुक आपके लिए सफिशिएंट बनी हुई है। शब्दों को बहुत अच्छे से लिखें। ऐसा ना करें कि ये मैं लिख रहा हूँ तो एग्जामिनर को क्या पता चलेगा। डियर स्टूडेंट, आपका जो एग्जामिनर है, आप जिस एग्ज़ाम को पास अब कर रहे हैं वो कई सालों पहले कर चुका है, उनको सालों का अनुभव है, तो पता चल जाता है कि ये आंसर में कितना कंटेंट है। कन्फ्यूजिंग राइटिंग है उसको अवॉइड करें। नहीं आ रहा है खाली छोड़ना बेहतर है बजाय कन्फ्यूजिंग राइटिंग की। कई बार ऐसा भी होता है कि आंसर बड़ा होता है, सेंटेंस लिखने में टाइम लगेगा, तो उसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही होते हैं, कुछ सब्जेक्ट जहाँ पे डायग्राम चाहिए तो आप उस डायग्राम को यूज करिए, लिखने का समय कम करिए, डायग्राम में समय ज़्यादा दीजिए, लाइनियर प्रेजेंटेशन कर दीजिए, ग्राफ हैं वो यूज कर लें या आप टेबल्स बना दें। यानी कि जो थ्योरी का जो पोर्शन को कम से कम रखने की कोशिश करें। यानी कि एग्जामिनर को क्या चाहिए, एग्जामिनर को ये चाहिए कि स्टूडेंट को आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है और वो किस तरह से वहाँ प्रेजेंट कर रहा है। अच्छे से प्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इतनी सी चीज़ है। ऐसा कहीं नहीं है कि आपको सिर्फ थ्योरी में ही लिखना है। आपके कंसेप्ट समझ में आ गए, आप कंसेप्ट को आप टेबुलेशन में दे सकते हैं, आप लाइनियर डायग्राम दे सकते हैं। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं
ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए यहाँ पे, आपके पास इसके अलावा भी तरीके हैं। मतलब है कि आंसर जो कॉपी में साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरे का मतलब है कि एकदम क्लियर कट होना चाहिए। शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं और एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। आई रिकमेंड एक NLP प्रैक्टिशनर होने के नाते शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से आप अटेम्प्ट करिए, बजाय उनके उनमें स्कोरिंग ज़्यादा होती है बजाय ऐसे टाइप के। ये मेरा अनुभव भी है और जो माइंड का साइंस है, क्योंकि हमारा माइंड क्या चाहता है, हमारा माइंड छोटी छोटी चीज़ों को पसंद करता है, बड़ी चीज़ों के कंपैरिजन में छोटी छोटी चीज़ें पसंद करता है। ये आप देख लें, आपका फ़ोन देख लें, फ़ोन बड़ा सा फ़ोन की बजाय आपको वही फीचर छोटे फ़ोन में मिले तो आप छोटा फ़ोन लेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, हमारा माइंड बड़ी चीज़ों को थोड़ा कम पसंद करता है। अगर सेम फीचर की छोटी चीज़ अवेलेबल होती है तो रॉन्ग अटैम्प्ट ना करें, यानी कि साफ साफ है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है ही नहीं, आपको पता है, फिर भी आप लिख रहे हैं, ऐसा ना करें। हाँ, यूज पॉसिबिलिटी। कई बार हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, वहाँ यूज करना अच्छा है, पॉसिबिलिटी यूज करेंगे तो एग्जामिनर है वो आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो जानता है कि यहाँ पे बच्चे ने अंदाज से लिखा है और यहाँ पे बच्चे ने कुछ ऐसा किया है जो इसका क्वेश्चन में ही नहीं है, ऐसा आंसर लिखा है जो उस क्वेश्चन पेपर में ही नहीं है, तो पता चल ही जाता है। हम तो हिंदी मीडियम से हैं और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो कहते हैं इंग्लिश वालों के अच्छे नंबर आते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे कहते हैं कि सर हम इंग्लिश में इतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक बात को ख़ास तौर से ध्यान से समझिए, लैंग्वेज को छोड़ के, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के, मैं साइंस की और सिंपल जो सब्जेक्ट हमारे उसकी बात कर रहा हूँ। आपको बहुत सिंपल सा कंसेप्ट समझ लेना है कि मान लो साइंस का स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट को लैंग्वेज से मतलब नहीं है, उस एग्जामिनर को आपका जो कंटेंट है उससे मतलब है। तो आप इजी लैंग्वेज में लिखिए। इजी मतलब अगर आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके कंफर्ट हैं तो आप वो लिखिए, अगर आप हिंदी में कंफर्ट हैं तो आप हिंदी लिखिए, आप इंग्लिश में कंफर्ट हैं आप इंग्लिश में लिखिए, ठीक है। मगर ऐसा ज़बरदस्ती ना तो हमें इंग्लिश लिखनी है कि भाई इंग्लिश में हम एक्सपर्ट हैं ही नहीं और फिर भी हम लिखें एग्जाम में, ऐसा ना करें। हाँ, यहाँ पे बच्चे सवाल करते हैं कि सर फिर हम इंग्लिश में लिखना सीखेंगे कैसे? कॉलेज तो वो जगह है जहाँ पे हम मीडियम चेंज करते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये ट्राई आप पहले प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड में करिए। आप जो आपका प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड है, आप हिंदी मीडियम से, वहाँ पे आप इंग्लिश में बना लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके पास बुक्स हैं। और एक बार आप वो करें और अगले साल आप इसको ट्राई करें। पहले ही झटके में आप वहाँ पे सीधी ट्राई ना करें, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस है, उसमें थोड़ा सा माइंड को समय लगता है सेट होने में। यानी कि आज हम बहुत अच्छे से सेंटेंस पढ़ते हैं, मगर एक दिन था हमें अल्फ़ाबेट भी नहीं आता था। आज हम ऑफिस में जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, एक दिन था जो हमें स्कूल में बैठना तक नहीं आता था। माइंड ने सीखा है तो माइंड वो भी सीख लेगा, मगर थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है या कोई भी सजेशन है, कोई भी राय है आप देना चाहें तो आपका स्वागत है। और इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वो भी आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी दोस्त की हेल्प के लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।